जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्वर्णम करियर इंस्टीट्यूट। साथियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में ड्राफ्ट के बारे में देखा था, बीपीएससी के सिलेबस को कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो आज हम जो अगली कक्षा है उसमें समझने वाले हैं कि सिलेबस को कैसे डिकोड किया गया है। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट भारत के इतिहास के साथ। ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा की प्रथम इकाई है साथियों। तो इसमें जो भी आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं, ये ब्रैकेट में बंद, ये आपके की पॉइंट हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। इसके पश्चात जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं, जो सिलेबस आपकी ऑथेंटिक बुक्स में आपको देखने को मिलता है इतिहास के बारे में, उसके आधार पे ये मैंने अपने विचार विमर्श और अपने अध्ययन के आधार पर इनको निकाला है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चीज़ें हमसे पूछी गई और कितने गहराई तक हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अध्ययन करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा साथियों। तो जो हमारा पहला पॉइंट सिलेबस में मेंशन किया गया है भारत के इतिहास के संदर्भ में, वो है हमारा संकल्पना एवं विचार। जब साथियों हम संकल्पना एवं विचार के बारे में देखते हैं तो ये 2024 के पहले जो हमारा सिलेबस हुआ करता था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसमें इसका वर्णन नहीं था। तत्पश्चात 2024 में जो नवीन पाठ्यक्रम आया, कुछ बदलाव हुए, उसके तहत हमें संकल्पना एवं विचार से संबंधित कंसेप्ट देखने को मिले। जब हम संकल्पना और विचार के सिलेबस को थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं तो सिलेबस में जो मेंशन किया गया है साथियों, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यदि हम उसे एक शब्द में लिखना चाहें तो वो है हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति। वैदिक शिक्षा पद्धति। और साथियों, जब वैदिक शिक्षा पद्धति की हम बात करते हैं तो चूंकि ये लिखा हुआ है वैदिक, दैट मीन्स वेदों से रिलेटेड। तो वैदिक शिक्षा पद्धति के तहत जो हमारे सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उसमें सबसे पहले वेद है आपका। वेद के बाद आप ब्राह्मण देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, उपनिषद देखेंगे, आप संहिताएं देखेंगे। तो वेदों से जो उत्पन्न ग्रंथ हैं, जो संहिताएं हैं, वो वैदिक शिक्षा पद्धति में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम और गहराई में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो हम संकल्पना एवं विचार, विचार दैट मीन्स कंसेप्ट, अवधारणा, तो इसमें हमें वैदिक शिक्षा से संबंधित अवधारणा देखने को मिलती है। इसमें आपको संस्कारों से संबंधित चीजें देखनी पड़ेंगी। तो जब हम सिलेबस को देखते हैं विचार एवं संकल्पना, तो हमें दो चीजें वहां से देखने को मिलती हैं। सबसे पहले वैदिक शिक्षा पद्धति, तो हमको अब वहां के साहित्य के बारे में अध्ययन करना है। विचार दैट मीन्स कंसेप्ट, अवधारणा, उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है हमें वो देखना है। उसके पश्चात साथियों जो अगला टॉपिक मेंशन किया गया है हमारे सिलेबस में वो है हमारा प्राचीन दैट मीन्स एंशियंट और मध्यकालीन दैट मीन्स मिडाइवल हिस्ट्री। अब ये आपने लिख तो दिया है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, पढ़ना क्या है उसमें? प्राचीन तो बहुत बड़ा है, मध्यकालीन भी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो हमें टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस साथियों जो उसमें दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो हमारे सिलेबस में कहा गया है प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, की फीचर्स। तो हमें प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी अब क्या पढ़ें, क्या देखें। तो साथियों जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो हमें इस चीज के लिए रास्ता प्रदान करते हैं कि हमें विशेषताओं के तहत किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो जो मैंने अपने अध्ययन के दौरान चीजें पाई, जो मैंने विगत वर्षों के जब मैं भी एग्जाम में अपीयर हुआ करता था, तो जो भी विशेषताएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रेगुलर जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें पूछी गई हैं, तो उनके आधार पे हम इन विशेषताओं के तहत किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं वो इस तरीके से मैंने विभाजित की हैं। सबसे पहले विशेषताओं में हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक इतिहास के स्रोत, तो इसमें सबसे पहले जैसे हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा किताबुल हिंद किसकी रचना थी, तो आपको मतलब स्रोत से क्वेश्चन पूछा है। आपसे पूछ लेगा कि भाई ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें हमको सबसे पहले भारत का नाम भारत देखने को मिलता है, दैट मीन्स ये आपके स्रोत से क्वेश्चन पूछा है ना। तो हम देखते हैं कि विशेषताओं में हम एक टॉपिक का अध्ययन क्या करेंगे, भारतीय इतिहास के स्रोत साहित्यिक भी हो सकते हैं, पुरातात्विक भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ हम स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा, आप शासन व्यवस्था और पद्धति से सीधे क्वेश्चन पाएंगे। सीधे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप देखते हैं कि पूछा जाता है कि वैदिक शिक्षा जो वैदिक हमारी संस्कृति हुआ करती थी उसमें किस तरीके की शासन पद्धति पाई गई, तो भाई वहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन था। फिर हम महाजनपदों को उदय देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या, महाजनपदों का जो उदय हुआ तो वो भी हमारी शासन पद्धति का ही एक प्रकार हुआ। तो हमने यहाँ से पाया कि हाँ भाई शासन पद्धति से भी क्वेश्चन आए हैं।
हम देखते हैं राज्य विभाजन या उनका भौगोलिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो सीधा क्वेश्चन बना, तो अपने को पता है भाई यहाँ पे 2 थे, कौन कौन से, आपका अवंती और चेदी, दैट मीन्स आपके राज्य विभाजन और भौगोलिक क्षेत्र से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आप प्रमुख वंश और शासक, आपसे सीधे पूछते चंड प्रद्योत का संबंध किस वंश से हुआ करता था, तो आप बताएंगे भाई अवंती के शासक हुआ करते थे चंड प्रद्योत, दैट मीन्स आपके वंश से क्वेश्चन हो गया, आपके शासक से क्वेश्चन हो गया। तो जब हम विशेषताओं को और गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं वो हमारे जो विगत वर्षों के प्रश्नों में छिपी हुई हैं, और आप वहीं को आधार बना के, उन्हीं विगत वर्षों के प्रश्नों को आधार बना के उन विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तो अगला जो टॉपिक फिर मेंशन किया गया है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख घटनाएं। आप साथियों घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं, आपको क्या पढ़ना है कि आपका पूरा प्राचीन की घटनाएं पढ़ लेंगे, आप पूरे मध्यकालीन की घटनाएं पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आप विगत वर्षों के प्रश्नों में देखेंगे कि हाँ भाई महाजनपदों का उदय एक बहुत बड़ी घटना थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब महाजनपदों का उदय हुआ, 12 महाजनपद जो हमें देखने को मिले, वो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो यहाँ से आप देखेंगे रेगुलर बेसिस पे महाजनपदों के उदय से क्वेश्चन आएंगे। आपको पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा था, सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद कौन सा था, बिहार में कुल कितने महाजनपद हुआ करते थे, मध्य प्रदेश में कुल कितने महाजनपद हुआ करते थे। तो महाजनपदों का उदय, यहाँ उदय के साथ आप देखेंगे कि इनका भौगोलिक विस्तार क्या था, इनकी शासन पद्धति क्या थी, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक क्या हुए, महत्वपूर्ण युद्ध कौन से हुए, है ना। तो महाजनपदों के उदय से आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पाएंगे साथियों। फिर जो हमारी संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता, जब वैदिक सभ्यता आई तो वैदिक सभ्यता आप देखेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सभ्यताओं में से एक थी वो हमारी वैदिक सभ्यता संस्कृति थी। क्योंकि वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण और वैदिक ग्रंथों का वर्चस्व था। उत्तर वैदिक काल आते आते तक आप देखेंगे कि इनमें कुछ रूढ़ियाँ पाई गई और फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक समुदाय विशेष या एक वर्ग विशेष के द्वारा हमारे ग्रंथों पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली गई। उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि समाज में एक रोष उत्पन्न होता है और फिर उसके परिणाम स्वरूप हमें धार्मिक आंदोलन का उदय देखने को मिलता है। जब आप धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं साथियों तो आप देखते हैं यहाँ पे मूल रूप से कहा जाता है कि 63 धार्मिक आंदोलन उस टाइम पे देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें जो मेन अध्ययन करने, जो क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से पूछते हैं, आपका बौद्ध से पूछेंगे और आपका जैन से पूछेंगे। इसमें आजीवक वगैरह और बहुत सारे संप्रदाय हुए, लेकिन हमें जो मेनली अध्ययन करना है डेप्थ में, गहराई के साथ, धार्मिक आंदोलन में आप देखेंगे बौद्ध और जैन। गौतम बुद्ध क्यों, वो भी हिंदू धर्म से आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने क्यों बुद्ध धर्म की स्थापना करी। जैन महावीर, वो कहना चाहिए कि 24वें तीर्थंकर हुए, लेकिन उसके पहले जो पहले थे आदिनाथ ऋषभदेव, क्यों उन्हें जैन धर्म स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। तो आप देखेंगे कि धार्मिक आंदोलन से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जैन से मिलेंगे, आपको बुद्ध से मिलेंगे। फिर उसके बाद साथियों प्रमुख घटनाओं के तौर पे आप देखते हैं प्रमुख विदेशी आक्रमण। साथियों जब विदेशी आक्रमणों की बात करते हैं तो आप सीक्वेंस से देखेंगे कि सिकंदर के टाइम से आक्रमण हुआ करता था। तो इसमें ईरानी आक्रमण जो हुए, यूनानी आक्रमण जो हुए, मुस्लिम आक्रमणकारी जो हुए, तो हमें प्रमुख विदेशी आक्रमण हुए तो युद्ध हुए होंगे। तो उन युद्ध से संबंधित जानकारी, कहाँ हुआ, कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ। प्रमुख संधियां, युद्ध हुए तो संधियां भी हुई होंगी, तो संधियां किन के मध्य हुई, कब हुई, या किसी नदी के तट पे हुई तो किस नदी के तट पे युद्ध हुआ, किस नदी के तट पे संधियां हुई। तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको रेगुलर बेसिस पे। फिर आप बात करते हैं कि हमारा प्राचीन काल और राजपूत काल समाप्त होते होते तक पूर्व मध्यकाल प्रारंभ होता है, और वहाँ पे आपको मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी आपको मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध देखने को मिलने लगेंगे कि कैसे संपत्ति के नाम पे या धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश में आक्रमण किए। तो उन्हीं आक्रमणों का एक परिणाम हुआ हमारा दिल्ली सल्तनत। साथियों दिल्ली सल्तनत जब सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना होती है, और यहाँ पे हमें गुलाम वंश से लेकर आपका लोधी वंश तक दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना थी। फिर उसके बाद आप देखते हैं मुगल चूंकि ये मध्य एशिया से आए हुए थे और ये हमारे पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो दिल्ली सल्तनत को रिप्लेस करके आपका कौन आता है, मुगल, बाबर के द्वारा 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोधी की हार। ये महत्वपूर्ण घटना है साथियों। तो आपको मुगल से भी रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मिल रही आपको अकबर की नीतियाँ,
आपको यहाँ रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके अलावा यदि हम घटना देखें तो फिर दक्षिण भारत नहीं छूट सकता साथी, वो भी एक अभिन्न हिस्सा है हमारे इतिहास का। तो आप दक्षिण भारत में सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करें तो आप देखेंगे संगम काल हुआ करता था, संगम संगोष्ठियां हुआ करती थी। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे कि विजयनगर बहमनी साम्राज्य जो 13वीं शताब्दी में स्थापित होते हैं, विजयनगर बहमनी, तो आपको उनका रेगुलर बेसिस पे अध्ययन करना होगा। आपको यहाँ पे कृष्णदेवराय से रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, संगम काल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की हम प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उनके आधार पे ये प्रमुख घटनाएं थी और इनके बारे में हमें गहन अध्ययन करना है, डेप्थ रीडिंग करनी है। उसके अलावा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं। अब इतिहास को कभी भी अध्ययन करेंगे ना साथियों तो आप पाएंगे कि उसमें आपको वहाँ का प्रशासन भी देखना है, आपको वहाँ की समाज के बारे में भी वर्णन करना है, अध्ययन करना है, आपको वहाँ की राजनीति के बारे में भी अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। तो उस टाइम पे क्या सत्ता का केंद्रीकरण होता था या सत्ता का विकेंद्रीकरण होता था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो एक की पॉइंट हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड जो विगत वर्षों में क्वेश्चन आए वो कैसे आए, सीधे सम्राट राजा से क्वेश्चन आते हैं भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से क्वेश्चन आता है, अशोक से आता है, चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन आता है, तो आपको उनके बारे में अध्ययन करना है। मंत्री परिषद, आप देखते हैं कि संगम काल में जो विजयनगर साम्राज्य था, जो तेलुगु साहित्य में अष्टदिग्गज कवि हुआ करते थे, तो किस में है वो, आपकी मंत्री परिषद का हिस्सा है। आप जब शिवाजी की बात करते हैं मराठा साहित्य में, मराठा साम्राज्य में सॉरी, तो मराठा साम्राज्य में आपको अष्टप्रधान देखने को मिलेंगे। आप विक्रमादित्य चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे नवरत्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो ये क्या मंत्री परिषद ही हुआ करती थी एक टाइप से, कि राजा के बाद आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन होगा, तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद आप देखते हैं प्रमुख पदाधिकारी, उनने पूछ लिया भाई सर्य नौबत कौन था, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि शिवाजी की अष्टप्रधान में से एक हुआ करता था। तो प्रमुख पदाधिकारियों के नाम पूछे जाते हैं कि किस पद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो हम प्रमुख पद अधिकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा आप राजस्व व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे जो मूल स्रोत होता है वो होता है कर। जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्स नहीं पे करेंगे आपका एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं करेगा। तो राजस्व व्यवस्था है। आपको पता है साथियों बलि नामक कर हुआ करता था, जो कि जब हम वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जो हमारी प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है इतिहास की, तो वहाँ पे एक बलि नामक कर दिया जाता था जो कि ऐच्छिक हुआ करता था। तो यहाँ पे हमको कर देखना पड़ेगा। आप जजिया, जकात, खम्स, खुराज, आप जब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आते हैं तो आपको इस तरीके के कर देखने को मिलते हैं, तो आपको उनका अध्ययन भी यहाँ पे करना है। आप न्यायिक व्यवस्था, आप न्यायिक और सैन्य व्यवस्था को पूछते हैं कि भाई उस टाइम पे जो राजा हुआ करता था वो इस टाइम का चीफ जस्टिस हुआ करता था, उसका निर्णय अंतिम होता था। लेकिन उसके अलावा भी वैदिक काल में कौन हुआ करता था, न्याय व्यवस्था का कार्य कौन देखता था, हो सकता है ब्राह्मण पुरोहित देखते हो, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुगल काल दिल्ली सल्तनत में कौन देखता था, तो यहाँ पे हमें न्यायिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। सैन्य व्यवस्था, चीफ ऑफ कमांडर कौन हुआ करता था, वैदिक काल में कौन हुआ करता था, मुगल काल में कौन हुआ करता था, राजपूत काल में कौन हुआ करता था, तो आपको सैन्य व्यवस्था देखने को मिलेगी। आपने जब सैन्य व्यवस्था का अध्ययन कर लिया तो आप देखेंगे कि सैन्य सुधार हुए कुछ, तो किसके काल में हुए, किनके काल में हुए, आपको वो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप स्थानीय स्वशासन को दोस्तों नहीं छोड़ सकते, लोग मोस्टली इसको मिस कर देते हैं, लेकिन आप स्थानीय स्वशासन नहीं छोड़ सकते। आपको चोलों का स्थानीय प्रशासन इतना प्रसिद्ध था कि आज तक हम और आप उसे फॉलो करते हैं। तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन पद्धति क्या विशेषताएं हुआ करती थी। स्थानीय शासन पद्धति आपकी हमेशा विकेंद्रित शासन पद्धति को दर्शाती है दोस्तों। आप स्थानीय स्वशासन के बारे में देखेंगे कि जागीरदारी व्यवस्था आई, आप जमींदारी व्यवस्था पढ़ते हैं, आप सामंतवादी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे सामंत हुआ करते थे। आप इनके माध्यम से स्थानीय स्वशासन को आसानी से जान सकते हैं। इस तरीके से हम अपना जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, तो विगत वर्षों में जो भी उससे संबंधित प्रश्न आए हैं उनके आधार पर हम इन बिंदुओं के तहत उनका अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात अब हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्थाएं। साथियों मैंने समाज को अध्ययन करने का सबसे अच्छा जो तरीका पाया है वो है आपका और हमारा अपना गांव और घर। आप उसके द्वारा इतिहास की जितनी भी
कहने चाहिए वंश हुए हैं, जितने भी आपके साम्राज्य हुए हैं, या जितने भी आपके कालखंड हुए हैं, चाहे प्राचीन हो, मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक हो, आप उसके समाज को आपके गांव और घर के माध्यम से जान सकते हैं। गांव में आप सबसे पहले देखेंगे वर्ण व्यवस्था आज भी पाई जाती है, तब पाई जाती थी सो आज पाई जाती है। आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कंसेप्ट गांव में आपको देखने मिलेगा। उसके बाद आप परिवार, आज भी हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होते हैं गांव में। अब कुछ हद तक इनमें परिवर्तन आने लगा, लेकिन आज भी आप उसकी फैमिलीज को देखेंगे, आज ज्वाइंट फैमिलीज हैं। तो परिवार व्यवस्था कैसी थी? संयुक्त थी, एकल थी। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति, तब से लेके आज तक क्या सुधार हुए, तब क्या हुआ करती थी उनकी स्थिति और आज क्या है। तो आप परिवार में सबसे पहले, यदि मैं मानता हूँ यदि महिलाएं आपके घर में संपन्न, सुखी हैं, आज़ाद हैं, तो आप एक विकसित समाज का हिस्सा हैं। तो आपको स्त्रियों की स्थिति के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। फिर शिक्षा प्रणाली, आज भी गांव में प्राइमरी एजुकेशन होती है, तो आप देखेंगे मोस्टली गांव में आज भी प्राइमरी स्कूल पाए जाते हैं। तो जो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुआ करती थी, हायर एजुकेशन कहाँ हुआ करती थी, तो शिक्षा प्रणाली के बारे में आपको यहाँ पे अध्ययन करने को मिलेगा कि गुरुकुल आधारित शिक्षा पद्धति, मदरसा आधारित शिक्षा पद्धति थी। तो शिक्षा प्रणाली हो गया आपका। फिर खान पान से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, किसको क्या बोलते थे। आपको जब वैदिक काल हम पढ़ते हैं तो आपको वहाँ देखने को मिलता है कि भाई जौ को क्या बोला जाता था, चावल को क्या बोला जाता था, है ना। तो खान पान से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। आप रहन सहन क्या पहना जाता था, तो उससे क्वेश्चन आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। एक निबि होता था, अधिवास होता था। जब आप प्राचीन काल में वैदिक काल का अध्ययन करते हैं तो आपको ये जो मैंने टर्म्स बताए हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस में भी रेगुलर पूछे गए हैं ये क्या हुआ करते थे। उसके अलावा आप सामाजिक गतिशीलता, आप देखेंगे महाजनपदों का उदय, वहाँ से आपके धार्मिक आंदोलन का उदय होना, ये क्या है? सामाजिक गतिशीलता है। समाज में जो मतलब कुछ करने के लिए परिवर्तन आए, कैसे आए, क्यों आए, क्या कारण थे कि वो आए। तो सामाजिक गतिशीलता से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। सीधा पूछा जाता है क्या आवश्यकता थी कि बुद्ध धर्म का उदय हुआ, किन किन परिस्थितियों में बुद्ध धर्म का उदय हुआ, किन परिस्थितियों में जैन धर्म असफल हुआ। तो सामाजिक गतिशीलता से आपके रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा साथियों जो तीसरा पॉइंट मेंशन किया गया है हमारे सिलेबस में वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की आर्थिक व्यवस्थाएं। तो जब हम आर्थिक व्यवस्थाएं या आर्थिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि चूंकि हमारा जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास रहा है, यदि हम हड़प्पा को छोड़ दें, इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ दें, तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही है ना। ग्रामों में हमारा निवास रहा है और वहाँ से ही हमने अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप किया है, और आज भी भारत गाँव में बसता है। तो कृषि के बारे में देखेंगे, किन किन फसलों का उत्पादन हुआ करता था, किन पद्धति से हुआ करता था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्या क्या सोर्स हुआ करते थे, तो आप अध्ययन करेंगे कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। उसके अलावा आप राजस्व, कौन सा टैक्स वसूला जाता था, राजस्व प्रणाली क्या हुआ करती थी, कितनी उत्पादन पे कितने प्रतिशत आपको टैक्स देना होता था, आप वो पढ़ेंगे। यहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जब नगरीय गतिविधियां हम देखने को आते हैं, देखने को मिलती है नगरीय, तो नगर दैट मीन्स व्यापार, बिजनेस। शहर का मतलब भी होता है बिजनेस। वहाँ पे कोई कृषि आधारित गतिविधियां आपको देखने नहीं मिलेंगी। तो वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे क्या क्या व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थी, आप इनके बारे में देखेंगे। मुद्रा से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में जो सिक्का हुआ करता था उसे क्या बोलते हैं। वैदिक काल में निष्क, जो गले का हार भी कहा जाता है, लेकिन वो एक मुद्रा का रूप था। तो निष्क क्या हुआ करता था? ऑप्शन में आपका मुद्रा, तो मुद्रा हुआ करती थी। वित्तीय व्यवस्थाएं क्या थी, लेन देन कैसे हुआ करता था? महाजनी व्यवस्था थी, साहूकार थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। तो यहाँ पे हमें वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी देखने को मिलता है। तो कैसी बैंकिंग सिस्टम उस टाइम पे हुआ करता था हमारे मेडाइवर एंशिएंट टाइम पे, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। वन और प्राकृतिक संसाधन, आप जानते होंगे साथियों कि महाजनपदों का उदय ही लोहे के साथ हुआ है। जब अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई, उसी के परिणाम स्वरूप जो हमारा वैदिक काल से महाजनपद काल का उदय जुड़ा हुआ है। तो हमको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में देखना है ना, और जो वन्य संसाधन हुआ करते थे उनके बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने साथियों ये जो पॉइंट निकाले हैं, जो ये पॉइंट हमने कवर किए, ये सब विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पे ही निकाले हैं कि कैसे इन पॉइंट्स के अंतर्गत आपको आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विरासत, ये साथियों पहले हमारे सिलेबस में नहीं हुआ करता था, किंतु वर्ष
2024 के पश्चात जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन आए हैं उसमें ये सांस्कृतिक विरासत को जोड़ा गया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ साथियों, इसे जोड़ने का जो मूल मकसद है वो हमें अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में परिचित कराना। तो हम देखते हैं कि इसको सांस्कृतिक विरासत के बारे में, तो इसमें जो अंदर जाके हम पॉइंट्स देखते हैं तो उसमें आपको कला, दैट मीन्स आर्ट, आपको वहाँ के आर्ट्स के बारे में देखने को मिलेगा। आप वहाँ के मंदिर, मस्जिद, स्थापत्य, मठ, जैसे आपका सांची का बौद्ध स्तूप हो गया, आपका आगरा का ताजमहल हो गया, तो आपको वहाँ के आर्ट, आपको वहाँ की कला के और संस्कृति के बारे में अध्ययन करना है, आपको वहाँ के साहित्य के बारे में अध्ययन करना है, आपको देखना है कि उस टाइम पे कौन कौन सी साहित्यिक गतिविधियाँ हुई, क्या क्या विधाएं उस टाइम पे हुआ करती थी, कौन कौन से ग्रंथों की रचना करी गई, विदेशियों के द्वारा कौन कौन से साहित्य लिखे गए भारत के संदर्भ में, तो हमें साहित्यिक अध्ययन करना है। उसके अलावा उत्सव, हमारे उत्तर भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, साउथ के स्टेट्स में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, वेस्ट के स्टेट्स में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हमें उत्सवों के बारे में अध्ययन करना है, हमको साहित्य के बारे में अध्ययन करना है और हमको कला एवं प्रारूप उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया है साथियों वो है हमारा 19वीं और 20वीं सदी का भारत, मतलब 19th और 20th सेंचुरी की हिस्ट्री के बारे में आपको देखना है। यही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कहलाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम जब जो सिलेबस में मेंशन किया गया है हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को जब हम देखते हैं साथियों तो इसे हम डिकोड करने के पश्चात पाते हैं कि भक्ति आंदोलन, आप देखेंगे कि सबसे पहले जो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है वो हमारे भक्ति आंदोलन से होती है। कैसे दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाया गया, इसमें रामानंद का क्या योगदान था, हमारे तुलसीदास का क्या योगदान था, हमारे सुधार जी का क्या योगदान था, आपकी मीराबाई का क्या योगदान था। तो ये सब हमारे मध्यकालीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक जो सुधार हुए हैं धर्म के क्षेत्र में वो हमें भक्ति आंदोलन के तहत अध्ययन करने रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता थी तो भक्ति आंदोलन हुआ, साथ ही साथ जो मुस्लिम धर्म पनप रहा था, जो आगे बढ़ रहा था, तो कुछ मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ आई, जो रूढ़ियाँ आई, उनके संदर्भ में सूफी आंदोलन प्रारंभ हुए साथियों। तो हमें सूफी आंदोलन के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद आप हम देखेंगे कि प्रमुख संगठन, प्रमुख संस्थाएं जो गठित हुई सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाता है वो राजा राम मोहन राय का माना जाता है। उनके द्वारा जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना करी गई, और ऐसे बहुत सारे संगठन जो समाज सुधार के क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। इनसे तो आप ये मानिए कि रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आना निश्चित होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। प्रमुख संगठन, प्रमुख संस्थाएं, इनकी स्थापना किसने करी, कब करी, किस क्षेत्र में करी, इनका मुख्यालय क्या हुआ करता था, तो प्रमुख संगठनों की जानकारी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। उसके अलावा जब हम अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं जो सिलेबस में मेंशन है वो है हमारा स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष दैट मीन्स आप यहाँ से उपनिवेशवाद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच ये हमारे देश में आए, इनने कैसे यहाँ बिजनेस के नाम पे शासन व्यवस्था में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, कैसे ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करते गए, और कैसे एक दिन प्लासी के युद्ध के द्वारा इन्होंने लगभग हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो हमें स्वतंत्रता संघर्ष की जो यहाँ से शुरुआत होती है 1757 के बैटल ऑफ प्लासी, तो हमें बैटल ऑफ प्लासी 1757 यहाँ से लेके हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ होता है तो हमें वो पढ़ना प्रारंभ करना है। तो कैसे प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, कैसे फिर आपका 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ, कैसे बहुत सारे किसान आंदोलन आपको यहाँ पे देखने को मिले, नागरिक विद्रोह बहुत सारे हुए। और साथियों एमपीपीएससी में जो ट्रेंड है जहाँ से अब हमें क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे वो है हमारे जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, आपके एमपी हिस्ट्री में मेंशन किया गया है, और आपका जो 10th यूनिट है जनजातीय व्यक्तित्व, तो वहाँ पे जो भी प्रमुख जनजातीय विद्रोही हुए, व्यक्तित्व हुए, जिन्होंने जिस क्षेत्र से योगदान दिया, तो इसमें आप देखेंगे किस क्षेत्र से आंदोलन हुए और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे और ये कब हुए। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है हमारा जनजातीय विद्रोह। तो इस तरीके से हमें
स्वतंत्रता संघर्ष को देखना है। जब हम स्वतंत्रता संघर्ष की बात करते हैं तो इसमें हम 1857 की क्रांति को कभी मिस नहीं करेंगे। यहाँ से तो सीधे सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा। तो 1857 की क्रांति, इसमें भी सेम इसी पॉइंट्स के तहत अध्ययन करना है। किस किस क्षेत्र में हुई, किसने नेतृत्व किया, कब कब हुई। जैसे आप 3 जून की बात करें तो नीमच छावनी मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ, है ना। मेरठ, सबसे पहले मेरठ छावनी से 1857 क्रांति का प्रारंभ मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन बनना तय है। तो ये आप मोस्ट आईएमपी मान सकते हैं कि 1857 की क्रांति और आपका जनजातीय विद्रोह। जब 1857 की क्रांति की हमें आंशिक असफलता प्राप्त हुई, मैं इसे आंशिक इसलिए कहता हूँ कि बहुत हद तक इसी आंदोलन का परिणाम थी हमारी स्वतंत्रता। तो जब 1857 क्रांति की हमें आंशिक असफलता प्राप्त हुई तो उसके परिणाम स्वरूप जो आंदोलन उपजा उसे नाम दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बौद्धिक वर्ग का यहाँ से जो उदय हुआ जिसने हमारे स्वतंत्रता की राह को आसान किया साथियों। तो राष्ट्रीय आंदोलन को जब भी मैं अध्ययन करता हूँ तो मैं उसे 3 आधारों के आधार पर अध्ययन करना प्रेफर करता हूँ। उसमें आप सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक चेतना का काल, फिर चरमपंथी चेतना, उग्रवाद का उदय, फिर आप देखेंगे मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, गांधीयन एरा, गांधीवाद का उदय। तो प्रारंभिक चेतना के तहत हम अध्ययन करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, कैसे उसका गठन हुआ, कैसे उस टाइम पे उदारवादी आंदोलन प्रारंभ हुए, है ना। तो इसका जो समय काल माना जाता है साथियों 1885 से 1905 तक। तो हमें पहले प्रारंभिक चेतना का काल था, यहाँ पे कैसे उदारवादी जो नेता हुए उनने किस तरीके से संविधान की मांग और किस तरीके से स्वतंत्रता की मांग करी, कैसे अपने विचार रखे, उसके बारे में हमें अध्ययन करने को मिलेगा। उसके बाद हम जब चरमपंथी चेतना का काल मानते हैं तो ये इसी की परिणति थी। जब आपकी मांगें शांतिपूर्वक तरीके से स्वीकार ना करी जाएं तो व्यवस्थापूर्ण तरीके से हमें उग्रवाद का सहारा लेना पड़ता है। तो कैसे उग्रवाद का उदय होता है, कैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन गति पकड़ता है, किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां, राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की यहाँ पे बात करेंगे हम कि किस तरीके से क्रांतिकारियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया गया, कैसे भारतीय स्वतंत्रता में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो यहाँ पे उग्रवादी जो नेता हुए लाल बाल पाल, उनके बारे में अध्ययन करना है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में अध्ययन करना है और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में अध्ययन करना है। उसके पश्चात जब अगस्त 1920 का काल होता है, जब तिलक का देहांत होता है, तो वहाँ राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ जाती है। उस राजनीतिक शून्यता की स्थिति में जो अपने आप को साबित करते हैं वो होते हैं M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनके योगदान के आधार पर सोचो, इनके नाम का ही ये कह रहा है गांधीयन एरा, गांधीवादी युग। तो कैसे गांधीवादी युग का प्रारंभ होता है, किस तरीके से वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर स्वतंत्रता की मांग को प्रशस्त करते हैं। तो 1919 से 1947 तक का जो समय है वो गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमें गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह, आपका सहयोग हो गया, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, उनके बारे में अध्ययन करना है। प्रमुख अधिनियम, कौन कौन से अधिनियम उनके समय काल में पारित हुए, कौन कौन से पैक्ट समझौते हुए, गांधी अर्बन पैक्ट हो गया, आपका पूना पैक्ट हो गया। वहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे, किन किन के मध्य हुआ, कब हुआ, किसने मध्यस्थता करी। तो आपको समझौते पढ़ने, कैसे संविधान की मांग को गांधी जी के द्वारा उठाया गया, कैसे संविधान की मांग को बल मिला, कैसे जब हमारा लाहौर अधिवेशन होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीधे कह देते हैं कि अब हम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो वहाँ से संविधान की मांग और स्वतंत्रता की मांग कैसे प्रशस्त हुई, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है साथियों। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारा इतिहास प्राचीन काल, प्राचीन वैदिक काल संकल्पनाओं से प्रारंभ होकर कैसे स्वतंत्रता तक हमें पढ़ना है, कैसे इसके बारे में हमें समझना है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, क्या एक स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या एक रणनीति हो सकती है जिसके द्वारा आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही एक टॉपिक और मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ जो कि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। तो जब हम एकीकरण की बात करते हैं साथियों तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखने को मिलती है।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे 563 रियासतों को मिला के भारत का एकीकरण किया, कैसे बीपी मेनन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमें भारत के एकीकरण के बारे में और 1947 से 1950 तक का जो समय है, संविधान निर्माण तक का जो समय है, उसके बारे में हमें इस टॉपिक के तहत अध्ययन करना होता है। तो साथियों, ऐसे हमने देखा कि किस तरीके से इतिहास का जो सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में जो भी मतलब जो टॉपिक्स हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, इनको किस तरीके से डिकोड करके पढ़ा जा सकता है, किन आसान बिंदुओं को हम अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, या जिनमें हमको समस्या है उनके लिए हम कैसे मेहनत कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, आज की हमारी क्लास ये यूनिट फर्स्ट को लेकर थी, इतिहास के सिलेबस को डिकोड करने को लेकर थी, जो कि मैंने अपना जो भी बेस्ट हो सकता था वो इस कक्षा में देने का प्रयास किया है। और आपके जो भी इस कक्षा के संबंध में विचार हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाएं, ताकि जो भी समुचित सुधार हम अपनी कक्षाओं में, आने वाली कक्षाओं में कर सकते हैं, वो कर सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब मैं अलविदा देता हूँ। अगली कक्षा में जो मध्य प्रदेश के इतिहास का सिलेबस है उसे हम डिकोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों। 12वीं के बाद क्या, ग्रेजुएशन के साथ साथ क्यों ना करे एक ऐसी तैयारी जो बना दे आपको अधिकारी या कर्मचारी। अब समय है अपने सपनों को साकार करने का स्वर्णांक करियर इंस्टीट्यूट के साथ। यहाँ मिलती है तैयारी एमपीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे और व्यापम जैसी बड़ी परीक्षाओं की हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्ययन, एनसीईआरटी और नए पाठ्यक्रम पर आधारित सामग्री, टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की विशेष तैयारी, 3 दिन की फ्री डेमो क्लास, ताकि आप खुद फर्क महसूस करें। अब तैयारी के लिए इंदौर या भोपाल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब नरसिंहपुर में ही मिल रही है वही क्वालिटी और रिजल्ट। आपके व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान। अब सपना नहीं, गोल्डन फ्यूचर है आपकी मेहनत का इनाम। तो इंतजार किस बात का, प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। स्वर्णांक करियर इंस्टीट्यूट, अमर हाइट्स, माइंड शेपर लाइब्रेरी, सदर मड़िया रोड, नरसिंहपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7440664351 पर।